एक दूसरे को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि हम ये बिल्कुल नहीं ध्यान दे पाते हैं। और उसका बहुत बड़ा कारण है कि हमारे पास हमारे कंसेप्ट की ऑपरेशनल डेफिनेशन हम नहीं बनाते हैं, कार्यकारी परिभाषा। तो हमको हमारी रिसर्च की भाषा को तैयार करना है, आपको अपनी भाषा को तैयार करना पड़ेगा रिसर्च की। और रिसर्च की भाषा का मतलब ये है कि आपका उस कंसेप्ट से क्या मतलब है। इसका उत्तर होता है ऑपरेशनल डेफिनेशन। Operational definition simply is the constructs of your concept involved on which you are conducting the research or the study. एक ये बहुत बड़ी हमारे लिए आवश्यकता हो जाती है कि हम ये समझ लें कि हम जिस पे भी काम करना चाह रहे हैं, वो अगर आप मानव विकास पे काम कर रहे हैं, अगर आप रीजनल इम्बेलेंस पे काम कर रहे हैं, तो रीजनल इम्बेलेंस पे काम नहीं हो रहा है, रीजनल इम्बेलेंस के कंस्ट्रक्ट पे काम होगा। तो आपको उनको कंस्ट्रक्ट को ढूंढिए, बताइए कि क्या क्या कंस्ट्रक्ट है और उन कौन से कंस्ट्रक्ट को लेके आपने अपनी संकल्पना तैयार करी है जिसके ऊपर कहेंगे। क्योंकि अक्सर रिप्रोड्यूसिबिलिटी की प्रॉब्लम ये रहती है कि मैंने वो तो नहीं लिया था, मेरा वो तो एरिया नहीं था। ये बात हम रिपोर्ट राइटिंग के बाद में करते हैं। तो आपको रिपोर्ट के पहले ही बता देना है कि आपकी सीमाएं क्या क्या है और आपका कंस्ट्रक्ट क्या क्या है जिससे आपकी संकल्पना बनी है। तो चाय बनती है शक्कर से, दूध से, चाय पत्ती से, पानी से और उबालने से। ये सब कंस्ट्रक्ट्स कहलाएंगे अभी। लेकिन जैसे हम कहते हैं कि 1 चम्मच हमको शक्कर डालनी है, 100 ml हमको वाटर लेना है, तो हम कंस्ट्रक्ट को वेरिएबल लेवल पर पहुंचा देते हैं और यहाँ से शोध चालू होता है, यहाँ से रिसर्च चालू होती है। उसके दोनों के ऊपर जो है वो रिसर्च नहीं है, वो इन्वेस्टिगेशन है। वो आपकी एक प्रकार की जो कह सकते हैं कि एक स्टेटस है, एक परिस्थिति आपके सामने आ रही है, बस केवल ये चीजें हैं। तो जब हमारे कंस्ट्रक्ट्स और हमारे कंसेप्ट मेजरेबल लेवल पर आ जाते हैं, जब उनको हम मापन चालू कर देते हैं, जैसे मैंने कहा 1 चम्मच हमारे पास एक मेजरमेंट है। हमने कहा 100 ml वाटर, तो 100 ml हमारे पास एक मेजरमेंट है। और ये अगर हम लेते हैं हमारे शोध के अंदर, इस लेवल पर अगर हम ले आते हैं, तो आप शोध की भाषा बोलना चालू कर देते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यही कि जैसे ही हम रिपोर्ट राइटिंग में कंसेप्ट के ऊपर बात करते हैं, कंस्ट्रक्ट के ऊपर बात करते हैं, तो शोध नहीं आता है। सिस्टमेटिक तो होता है, वो सब जानते हैं इन चीजों को, लेकिन हम ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन तभी कर पाएंगे जब हम देखेंगे कि 100 ml वाटर से चाय अच्छी बनती है कि 150 ml से बनती है। तो 100 ml नहीं, 150 ml डालना है, तो 50 ml ज्यादा चाहिए तो चाय ऐसी बनती है। ये सिंपल सा ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन हो गया आपका। अब मैंने एक बड़े एब्सर्ड एग्जाम्पल से आपको बताया, लेकिन इसी को हमको जब शोध की भाषा में बात करेंगे, जब शोध के लिए हमारे विशेष सब्जेक्ट को लेकर बात करेंगे, चाहे आप ज्योग्राफी लें, चाहे आप सोशियोलॉजी, चाहे इकोनॉमिक्स लें, साइकोलॉजी लें, इनमें भी आपको अपनी संकल्पना है जो विषय की, उनको उस मापन के स्तर तक तोड़िए, मापन के स्तर तक लाने का प्रयास करिए। और मापन का स्तर लेकर आ गए तो आप अपनी शोध की भाषा बोलना प्रारंभ कर देते हैं। और शोध की भाषा बोलते ही आपको ये लगने लगता है कि किस प्रकार से हमने इन चीजों को मापना है। तो आपके सामने रिसर्च मेथोलॉजी बड़ी स्पष्ट हो जाती है। हमको प्रश्न लगाना पड़ता है कि हम इसमें कौन सा अलग डिजाइन लगाएंगे, हम कैसा करेंगे। कि जब आपको ये मालूम पड़ जाए कि आपका वेरिएबल का माप कैसे आएगा। अगर चाय पत्ती लेनी तो हमको चाय पत्ती लेनी पड़ेगी, चम्मच से लेनी पड़ेगी। तो एक स्टैंडर्ड टेबल स्पून अपन बोलते हैं, टी स्पून टेबल, जिसका नाम ही बोल दिया हमने। तो पानी को आप चम्मच से नहीं नापेंगे, फिर आप पानी को आपको लेना पड़ेगा, तो एमएल के लिए आपको एक जग लेना पड़ेगा, कप लेना पड़ेगा और उसका माप रहेगा, तो आप उससे माप सकते हैं। तो कौन सा वेरिएबल किससे मापा जाएगा, ये एक दूसरा जो है लेकुना जो हमको देखना चाहिए कि हमारे रिसर्च के वेरिएबल्स का फिर लेवल ऑफ मेजरमेंट क्या है, उसका मापन का स्तर क्या है। ये रिपोर्ट के पहले हम बात कर रहे हैं, रिपोर्ट लिखते चले जा रहे हैं, लास्ट में करेंगे तो मालूम पड़ेगा हमने तो ऐसा किया ही नहीं था। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि रिपोर्ट लिखने के पहले दिन से ही आपको रिसर्च करते ही आपको रिपोर्ट लिखना है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि हम वेरिएबल्स के बारे में लिखेंगे, वेरिएबल्स के मेजरमेंट के बारे में लिखेंगे और वेरिएबल कौन से लेवल पे मेजर करा हमने इसके बारे में लिखेंगे। तो ये एक हमारे पास ये एक तरीका हो जाता है रिसर्च की भाषा बोलने का। तो आपकी थीसिस क्या है, तो आपके थीसिस को बोलना पड़ेगा वेरिएबल की भाषा में। आपकी हाइपोथेसिस क्या है, आपकी हाइपोथेसिस को आपको बोलना पड़ेगा वेरिएबल की भाषा में। अगर आपने केवल हाइपोथेसिस और अपने थीसिस को या अपने रिसर्च पेपर को कंसेप्ट के लेवल के ऊपर दिया हुआ है, तो निश्चित मानिए कि कोई भी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। ये साइंटिफिक नेचर की एक रिपोर्टिंग नहीं होगी,
और ये एक साइंस के नाम पर आपने एक सिस्टमेटिकली तरीका करके रख दिया है, तो एक अधूरा प्रयास होगा। क्योंकि रिसर्च की भाषा में मैंने कहा पूर्ण प्रयास है जब सिस्टमेटिक भी हो और ओरिजिनल भी हो। और हमको सबसे ज्यादा समस्या आ रही है कि हम ओरिजिनल नहीं रह पाते हैं। तो ओरिजिनल की मैंने कहा कि इसकी भाषा होनी चाहिए, और रिसर्च की भाषा जो है वो वेरिएबल्स की भाषा है, और वेरिएबल्स को नापने के लिए हमारे जो है 3 लेवल के स्तर है जिसका मैंने बात की। अब हमारे पास ये आता है कि हम कैसे करें इसको, कंसेप्ट को हम वेरिएबल्स को कैसे तोड़ें। तो उसका तरीका होता है कि आपको अपने रिपोर्ट के अंदर लिटरेचर रिव्यू जिसको कहा जाता है उसको बड़ा स्ट्रांग बनाना पड़ता है। हम गलती कर देते हैं कि हम लिटरेचर रिव्यू के नाम पर ऑथर रिव्यू करते हैं। हम अक्सर जो जिसने लिखा है उसको इम्पोर्टेंस देते हैं। अगर आप थीसिस भी देखेंगे लगभग सभी स्टैंडर्ड के थीसिस यूनिवर्सिटीज में जितने बड़े हैं वहां पर भी यही बात आती है कि पांडे एंड शर्मा ने क्या किया है, उनका ईयर और उनके बारे में लिख देते हैं। इसको लिटरेचर नहीं कहते। लिटरेचर का कहने का मतलब होता है रिसर्च की भाषा में कि जो आपका कंसेप्ट है उसके कंस्ट्रक्ट क्या है, उसके वेरिएबल्स क्या है, उनको किस प्रकार से लोगों ने अलग अलग तरीके से माना है, अलग अलग तरीके से समझा है, और कैसे उनको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो जब आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो आपको अपनी संकल्पना के सारे कंस्ट्रक्ट, सारे वेरिएबल्स मालूम पड़ जाते हैं। और जब उसका सम्मिलित रूप आता है तब आपको रिसर्च गैप्स दिख जाते हैं कि लोगों ने कहाँ कहाँ वेरिएबल्स को लिए हैं, कहाँ कहाँ मेजर किए हैं, और हमारे लिए कौन सा स्कोप है कि हम कौन सा वेरिएबल को ले लें, कौन से वेरिएबल का माप किस तरह से कर लें कि हम एक नया कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो when we have to make some original contribution, we have to have a very sound literature review. And what I mean by sound literature review, we are not to go for author's review. Authors are very important because they are making contributions. Their names are important, but they will be cited and they will be in the reference section, but not in the literature review section as such. In the literature review, you have to create the literature of your research. And literature of your research is all constructs involved, all variables involved, their level of measurement, how they are measured, by what means and ways they were measured, the methodology other people they have followed. You have to review that. You have to review which method is more appropriate and suitable for your research. You have to review different methods adopted by different scientists. What geographers they have done for this particular regional imbalance in different kind of methodologies. We have not to be just a blind following one methodology only. There are different methods you have to follow. So you have to look after the most appropriate method because many will be following that, and if you find some innovative method to do that, you include that. You make mixed method approach in that. You mix two methods. In the literature you will come to know. तो हमको हमारे साहित्य के पुनरावलोकन में कौन कौन सी विधियां हैं, कौन कौन से डाटा कलेक्शन के तरीके हैं जो हमारे वेरिएबल्स के लिए लोगों ने उनको मापन के लिए, उनको प्रेजेंट करने के लिए हैं, उनको बताना बहुत जरूरी होता है। और अक्सर हम इसमें कमी कर जाते हैं, इसलिए पूछते हैं कि हमको कितने रेफरेंस लेना है। कितने रेफरेंस नहीं लेना है, हमको उतना अप्रोप्रिएट लेना है जहां तक हमको मालूम पड़ जाए कि हमारे शोध के लिए जो एरिया है, हमारी जो शोध की संकल्पना है, उनके वेरिएबल्स का मापन किस तरह से लोगों ने किया है, जिससे एक संतुष्टि मिल जाए कि हाँ इस समस्या को, इस शोध को इस तरीके से लोग टैकल करते हैं। और यही हमको देखने के लिए जरूरी हो जाता है कि हम हमारा लिटरेचर रिव्यू के लिए पर्याप्त समय दें। Literature review is a part of your research report and in fact it is the foundation of your research, क्योंकि इसके बेस पे ही हमको आगे की हमारी रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स, रिसर्च के लिए मेथोलॉजी क्या होगी, रिसर्च के हमारे मेथड्स क्या होंगे, टूल टेक्निक्स क्या होंगे, ये सब इसी से डिसाइड होगा। और ये बड़ा आसान है, अगर आपने एक अच्छा लिटरेचर रिव्यू कर लिया है तो आपकी बाकी जर्नी बड़ी आसान हो जाती है रिसर्च के अंदर। और ये कंप्यूटर करके नहीं दे सकता है, ये रोबोट करके नहीं दे सकता, ये एआई करके नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं दे सकता है। यहाँ पर एक रिसर्च माइंड इज बहुत जरूरी है। तो उसको अभी तक के नॉलेज क्या है इसके ऊपर अपडेटेड नॉलेज पता हो जाए, अगर वो लेवल हम पहुंच जाए तो उसको मैं कहूंगा लिटरेचर रिव्यू इज डन। आपका सेटिस्फेक्शन कहाँ होना चाहिए, क्योंकि उस नॉलेज में आपको ऐड करना है। तो क्या ऐड करना है, इसके पहले हमें अभी तक का नॉलेज मालूम होना चाहिए अपने विषय का, अपने रोज शोध विषय का। तो अपने शोध विषय का नॉलेज को लेने के लिए आपको अपने रिपोर्ट राइटिंग में जरूरी है कि अपडेटेड नॉलेज लीजिए, और अपडेटेड नॉलेज जैसी आपके पास आ जाता है तो आपके पास एक सामने एक बड़ा स्पष्ट हो जाता है कि अब मुझे रिसर्च इसके ऊपर करना है। इसलिए हमारी जो सिनॉप्सिस बनती है
पीएचडी की, हमारा जो एक आउटलाइन बनती है रिसर्च पेपर की, उसमें बहुत बड़ी कमी है कि हमने अपडेटेड नॉलेज उसमें देखा ही नहीं। हम तो कट एंड पेस्ट करके या हम गाइड से जानकारी लेके या हमारे किसी कलीग ने कहा है या फैशन अभी किसका चल रहा है, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक फैशन आता है, वैसे अलग अलग फैशन आता है, कभी पॉवर्टी का फैशन आता है, कभी आपका ह्यूमन डेवलपमेंट का फैशन आता है, कभी हैप्पीनेस का फैशन आता है, तो हम उनके रो में बह जाते हैं विदाउट मेकिंग प्रॉपर रिव्यू। तो ये दूसरा एक बहुत बड़ा है कि अगर रिसर्च की भाषा आपको बोलनी है, वेरिएबल की भाषा बोलनी है, तो उस वेरिएबल अभी तक का ज्ञान कितना है इसको आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, तब आपका एक बहुत अच्छा रिसर्च रिपोर्ट हो सकता है। तीसरा इसके अंदर हमको देखना पड़ेगा कि हमने एक अच्छा लिटरेचर रिव्यू कर लिया है, अब उसको हमको मेजर करना है, उसको मापना है, और मेजरमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अक्सर प्रश्न चिन्ह लगते हैं कितना सैंपल, 300 का लें हम सैंपल, किस प्रकार से लें, ये सब हमारे लिए मीनिंगलेस है। अगर आपने वेरिएबल्स हम देखें तो बहुत जरूरी हो जाता है कि हम इस चीज को समझ के चलें कि हमारा जो मेजरमेंट रहेगा वो 4 लेवल का मेजरमेंट होता है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। हम अपने वेरिएबल्स को इन 4 लेवल पर माप सकते हैं, चाहे मेडिकल साइंस हो, चाहे स्पेस साइंस हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो। यही 4 स्तर हैं, और हमारे सॉफ्टवेयर में अक्सर हम 3 स्तर लेके चलते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल और स्केल लेवल बोलते हैं। तो एक जो हाईएस्ट जो स्केल रहता है, हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट रहता है, वही दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी है, उसी का सबसे ज्यादा पैसा मिलता है, वही सबसे सब्जेक्ट एडवांस्ड रहता है, जो हायर लेवल ऑफ मेजरमेंट पे अपने वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं, मेजर करते हैं। और स्टैटिस्टिक्स भी बड़ी आसान है, मेरी स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्टिंग भी बड़ी आसान है, इसी आधार पर होती है। फॉर एग्जाम्पल, हम चाहते हैं कि दुनिया में विविधता है, हम चाहते हैं कि एक चीज हो जाए। स्टैटिस्टिक्स बड़ी सिंपल है, अगर आप देखेंगे स्टैटिस्टिक्स में वो चाहते हैं केवल एक यूनिट से पूरे बुक के बारे में हम बता दें। तो जब हम यूनिवर्स से सैंपल की बात करते हैं तो सैंपल कितना होना चाहिए, इसके एक फॉर्मूले है। ये हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमने जो अपना जो रिप्रेजेंटेशन लिया है वो कितना होमोजीनियस है। और ये सजाती का होमोजिनिटी, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी को अगर आप पढ़ेंगे थोड़ा सा अच्छा होगा, क्योंकि नॉर्मल पॉपुलेशन के ऊपर जब बात करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च उसमें चली जाती है, और क्वालिटेटिव रिसर्च चली जाती है कि हमारा अपना कितना कॉन्फिडेंस है उसके ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारे को जिसको हम बोलते हैं रैंडमनेस, मतलब हमारे मन का नहीं हो रहा कोई चीज, वो बहुत जरूरी हो जाता है अगर आपको नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी करना है। और अगर आपको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करना है तो आपको अपने आप पे बहुत कॉन्फिडेंस लाना पड़ता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो बहुत सत्य है, और मेरे विश्वास के लिए उसका स्तर काफी ऊंचा है, 99.9। आसान हो जाता है कि इस होमोजेनिटी के कारण हम पूरे यूनिवर्स के बारे में बात कर सकते हैं। तो वहां पर अगर सैंपल की बात करेंगे आप, तो सैंपल वहां पर केवल एक की जरूरत है। होमोजेनिटी क्या है, इट इज परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन। लेकिन खिचड़ी बना दी तो उसमें दाल भी आ गई। चावल को ये नहीं बोल सकते हैं कि हमारे प्रकार से चीजों को हम होमोजेनिटी और हेट्रोजेनिटी को समझ रहे हैं। तो एक चावल का दाना, एक राइस का और एक पल्स का, दोनों 2 प्रकार की होमोजेनिटी है, और 2 प्रकार की होमोजेनिटी हेट्रोजेनिटी बना देती है हमारे को सामने। तो हमारी सोसाइटी में भी ऐसी, हम कास्ट है, जेंडर है, रिलीजन है, लैंग्वेज है, ये सब हमारी डाइवर्सिटी जो बनती चली जाती है, और ये होमोजेनिटी हमारी जो है हेट्रोजेनिटी में बदलती चली जाती है। अगर हमारी रिसर्च रिपोर्ट में इस होमोजेनिटी को हमने ध्यान नहीं दिया तो हमारी रिपोर्ट को कभी भी जनरलाइज करने में बहुत दिक्कत जाएगी, हमारी फाइंडिंग्स को कभी भी ईमानदारी से हमको स्पष्ट करने में बड़ी दिक्कत जाएगी कि क्या हम ये सही है कर रहे हैं जो। क्योंकि हम स्टैटिस्टिक्स होमोजेनिटी पे लगा सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि नॉमिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट है, वो केवल नाम का डिफरेंस बताता है और उसमें कोई कंपेयर नहीं होता है।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि गांधीयन आइडियोलॉजी ये है, विवेकानंद आइडियोलॉजी, और दोनों को कंपेयर करने को कोशिश करते हैं। हम मेल में ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीमेल में कैरेक्टरिस्टिक्स है, हम जेंडर इक्वलिटी को वहां पर कंपेयर करना चालू कर देते हैं। दोनों डिस्टिंक्ट हैं, दोनों अपने अपने प्रकार की होमोजिनिटी है, और दो डिफरेंट हेट्रोजेनिटी को कंपेयर करने गए तो एक बहुत बड़ी फैलेसी में हम फंस जाते हैं, क्योंकि नॉमिनल लेवल कोई डिफरेंस नहीं बताता है, केवल नाम लेवल बताता है, और स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्टिंग यहाँ पर केवल मोड की हो सकती है, फ्रीक्वेंसी की हो सकती है, और कोई स्टैटिस्टिक्स आप लगा ही नहीं सकते हैं। लेकिन मैंने थीसिस में देखा है बड़े बड़े विश्वविद्यालयों की कि नॉमिनल लेवल का मेजरमेंट बता रहे हैं और उसके अंदर आप डेविएशन निकाल के दिखा रहे हैं, कोरिलेशन रिग्रेशन दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर ये बहुत समझने की बात है कि जब नॉमिनल लेवल का मेजर है तो आपकी रिपोर्टिंग में आपको देखना पड़ेगा कि स्टैटिस्टिक्स आपकी केवल मोड की लग पाएगी, दूसरी नहीं लगेगी। एक डिफरेंस हम चालू करते हैं जब नॉमिनल लेवल को हम किसी असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाते हैं, जिसको अपन सेकंड सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं, मीडिया। तो वहां पर मोड के साथ मीडियन भी हो जाता है, तो स्टैटिस्टिक्स वहां पर वैसे लगेगी। तो आपकी रिसर्च रिपोर्ट्स के अंदर अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया कि आपका लेवल ऑफ मेजरमेंट क्या है, और आपने फिर स्टैटिस्टिक्स अपने मन से, स्टैटिस्टिक्स तो एक ब्लाइंड चीज है, उसको आप कैसे भी लगा दीजिए, एक बंदर के हाथ में उस्तरा देने जैसी चीज हो गई। तो एक शार्प नाइफ को किसी को भी आप ऐसा नहीं दे सकते हैं। वैसे हम इसको समझना चाहेंगे कि बहुत जरूरी होता है हमको ये समझना कि हमारी रिपोर्टिंग के अंदर हम अपनी फाइंडिंग्स को उस मेजरमेंट लेवल के साथ बता रहे हैं कि नहीं बता रहे। जैसे हम ऑर्डिनल लेवल से हम स्केल लेवल पे जाते हैं, रेशियो या हम इंटरवल लेवल की बात करते हैं, तो वैसे हमारे पास नंबर हमारे सामने जाता है, और जैसे नंबर सामने आता है तो हमारे लिए जो है वो मीन हमारे सामने, थर्ड सेंट्रल टेंडेंसी हमारे सामने आ जाती है। तो यहाँ से आपका फिर सारी स्टैटिस्टिक्स बहुत सारी ओपन हो जाती है। तो आपकी पहले आपने हमको ऑर्डिनल लेवल के मेजरमेंट्स को ऐसा लिखना है, और इसी हिसाब से स्टैटिस्टिक्स आएगी। अदरवाइज टेक्निकल फ्लॉज हो सकती हैं, स्टैटिस्टिकल फॉलिसीज आपके सामने आ सकती हैं, बहुत सारी चीजें जो है वो हमारे लिए इतनी नुकसानदायक कर सकते हैं हम अपने आप को, जिससे हमने देखा कि रिप्रोड्यूसिबिलिटी का क्राइसिस है, साइंस के ऊपर भरोसा नहीं है। हम अभी अंधविश्वास क्यों चल रहा है? क्योंकि साइंस इतना मजबूती से हम इतना नहीं लाके दे पा रहे हैं कि हम सोसाइटी को ये भरोसा दिला सकेंगे जो हम कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, क्योंकि उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं अभी बहुत सारे। और प्रश्न चिन्ह इसलिए लग रहे हैं कि हमारे जो स्टैंडर्ड मेथड्स उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं, हमें समझ नहीं रहे हैं कि हमारी रिपोर्टिंग हमको कैसे करनी है। तो इन चीजों का ध्यान हमको बहुत ज्यादा देना जरूरी होगा। और यहाँ पर से एक बात और ध्यान देने की होगी कि जब हम अपनी सारी रिपोर्टिंग कर लेते हैं, सारा ये ले लेते हैं, तब उसके बाद कंट्रीब्यूट करने जाते हैं, क्योंकि सिस्टमेटिक मैंने बात कर ली, ओरिजिनल बात कर ली, अब थर्ड कंसेप्ट था कंट्रीब्यूशन का। तब डिफरेंट स्टाइल्स होती हैं रिपोर्ट राइटिंग की, और ये सब्जेक्ट वाइज अलग अलग भी हैं। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन एपीए की अपनी स्टाइल है, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन की अपनी स्टाइल है, कोई जर्नल छापता है उसके अपने स्टाइल है। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा कि उनकी स्टाइल्स को आप जाइए, विजिट करिए, देखिए, और जो आपने अभी तक करा है डे 1 से लेके लास्ट तक का, उनके हिसाब से आप उस पर डालते चले जाइए। वर्ल्ड रैंकिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज को देखिए, मैंने 150 के आसपास यूनिवर्सिटीज को एनालाइज किया था, और वहां देखा था कि 60% उनके वर्ल्ड रैंकिंग के जो वेटेज मिलता है वो इनोवेटिव रिसर्च और साइटेशन से मिलता है। हमारी यूनिवर्सिटीज क्यों फेल हो रही है, हमारे रिसर्चर्स क्यों फेल हो रहे हैं रिपोर्ट राइटिंग्स में? क्योंकि हम साइटेशन के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इम्पैक्टफुल रिसर्च के बारे में बात नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बेसिकली हम उतनी ईमानदारी से रिसर्च करके अपने आप में भी कॉन्फिडेंट नहीं है, तो हम बता नहीं पा रहे। तो मैं यहाँ पर अंत करते हुए आप सबसे अनुरोध ये करूंगा कि आप रिसर्च रिपोर्ट्स के टाइप्स और स्टाइल्स जो हैं वो आर्गुमेंटेटिव है आपका कि आपका एनालिटिकल है, ये सब पहले से डिसाइड करेंगे आप। और पहले से डिसाइड करने के बाद में अगर आप उनको देते चले जाएंगे, फिर हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर कि उनको जो दी गई स्टाइल्स हैं उनमें अपने को जमाना है, केवल दिया गया रेफरेंस उसको हम जमाना, वो मैकेनिकल होगा। तो मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं कि मुझे एक अवसर मिला, क्योंकि थोड़ा समय का कमी है मेरे पास, 4 बजे एक असाइनमेंट हो रहा है मेरा अभी। तो मैं ऑर्गेनाइजर्स को, विशेषकर से प्रोफेसर सुधा जी को, और हमारे जो एडिशनल डायरेक्टर साहब हैं, हमारे प्रिंसिपल मैडम हैं, और हमारे पुरोहित मैडम, मैं सभी का धन्यवाद देता हूं। और हमारे जो फैकल्टी कलीग्स हैं, मैं आप सबसे अनुरोध निवेदन करूंगा कि आपके कोई भी प्रश्न चिन्ह हो जरूर से आप मुझे बात करिएगा, और हम इसमें आगे कॉन्टेक्ट करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत ही सिंपल वे में रिपोर्ट राइटिंग किस प्रकार से की जानी चाहिए इसके बारे में बताया।
मैं जानती हूँ सर आप बहुत बिजी हैं। मैं पार्टिसिपेंट से जानना चाहूंगी कि आप लोगों को कुछ अगर पूछना हो, सर से कोई क्वेरी हो तो प्लीज थोड़ा जल्दी से सर से क्वेश्चन कर सकते हैं। सर की कुछ मीटिंग्स अभी, तो आप प्लीज क्वेश्चन हो तो बताइए प्लीज। आई थिंक सर सभी लोगों को सर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया है रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग किस प्रकार से की जानी चाहिए और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। आपने सब सही बताया सर कि हमको पहले ये पता होना चाहिए कि हमें लिखना क्या है, उसके बाद में हम किस तरह से लिखेंगे हम आगे उसके ऊपर काम कर सकते हैं। मैं डॉक्टर सुधा कपूर मैडम से रिक्वेस्ट करूंगी कि सर को थैंक्स दें। सुधा कपूर मैडम। थैंक यू सर, एक मिनट। सुधा कपूर मैडम। डॉक्टर राखी शुक्ला। हाँ अर्चना मैडम, मैं बहुत खुश हूँ। आज लगातार हमारे पार्टिसिपेंट्स हमारे बीच उपस्थित नहीं है और लगातार मुझसे परमिशन मांग रहे हैं। सबका नाम सुनते ही शायद 500 पार्टिसिपेंट्स हमारे बीच आना चाहते हैं, पर गूगल मीट की कुछ हमारी लिमिटेशन है जिसकी वजह से हम उनको परमिशन नहीं दे पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि हम सबको परमिशन नहीं दे पा रहे हैं। प्रोफेसर दीपक वर्मा सर हमारे बीच आए और सबसे पहले तो मैं उनका धन्यवाद देना चाहूंगी कि सर ने मेरे एक निवेदन पर अपने बिजी शेड्यूल में से हमें समय दिया और शायद मेरे लिए कल्पना से बाहर था कि सर हमें समय दे पाएंगे, क्योंकि मैं इस चीज को बहुत सालों से जानती हूँ कि सर बहुत बिजी हैं और रिसर्च पर एक नाम है और हमें गर्व है कि सर महू से बिलोंग करते हैं और मैं भी महू से बिलोंग करती हूँ और सर को पिछले 35-40 सालों से सर के संपर्क में हूँ और जानती हूँ। सर से मुझे हमेशा बहुत सहयोग मिला है और समय समय पर गाइडेंस मिला है और सही बात है सर कि हम पूरी रिसर्च करने के बाद हमें ये समझ में ही नहीं आता है कि हम क्या लिखें और कैसे लिखें। इसीलिए हम चाहते थे कि पहले प्रतिभागियों को ये पता चल जाए कि रिसर्च कैसे होनी चाहिए। तो जिस तरह से आपने सहज और सरल भाषा में हमारे प्रतिभागियों को उससे समझाया, उनकी जिज्ञासाओं को और समस्याओं को उन्होंने समझा और सबसे अच्छी बात कि चाय के बहुत ही सरल सहज एग्जाम्पल से आपने रिसर्च के कंस्ट्रक्ट और वेरिएबल्स को हमें समझाया, रिव्यू ऑफ लिटरेचर की इम्पोर्टेंस को समझाया कि नंबर ऑफ हमारे रिव्यू ऑफ लिटरेचर जरूरी नहीं है बल्कि उसके कंटेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरिएबल बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपने रिसर्च को जिस सहज और सरलता से समझा और समझाया है, शायद ये सबसे कठिन विषय सभी को लगता है, लेकिन जब भी आप बोलते हैं तो उसमें बहुत सहजता और सरलता हमें मिलती है। सर मैं आपका बहुत दिल की गहराइयों से भूगोल विभाग की ओर से धन्यवाद देती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ हमारी एचओडी अर्चना पुरोहित मैडम का, जिन्होंने विषय के चयन से लेकर आखिर तक आईटी के काम को लेकर उन्होंने सहयोग किया। मैं कुशल जैन मैडम का धन्यवाद देती हूँ कि आईपीएससी के अंतर्गत उन्होंने एक तरीके से सब पर थोड़ा सा दबाव बनाया जो हम सबके हित में है कि हमें जो है इस तरह की वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करनी चाहिए जिससे कि हम लोग आपस में एक प्लेटफॉर्म पर बात कर सकें। मैं सभी प्रतिभागियों की बहुत आभारी हूँ कि सभी ने माइक म्यूट रखा और इस पूरी चर्चा को बहुत ही ध्यान से सुना। अंत में मैं हमारी विभाग की राखी शुक्ला मैडम और भक्ति चौरे मैडम का भी धन्यवाद दूंगी, उनका सहयोग हमें हमेशा मिलता रहा है। सर पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे भी मुझे आपका पूरा सहयोग मिलेगा और हम आपसे किसी भी तरह का निवेदन करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है आपका सहयोग मिलेगा। ये जानते हुए भी कि आप बहुत बिजी रहते हैं,
फिर भी आप हमें समय देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर, और सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सुधा कपूर मैडम। मैं सभी पार्टिसिपेंट